हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल इसवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10 के हिंदी के 20 वेरी वेरी और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि 20 एमसीक्यूज कौन से हैं जो एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो आइए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ और देखते हैं। तो पहला मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ जो करेक्ट आंसर होगा मैं उसका आंसर बता दूंगा। बाकी एमसीक्यूज में आपको मिली तो आपको मेनली करेक्ट आंसर आना चाहिए क्वेश्चनों को, बाकी रॉन्ग तो आपको पता है उसमें दिया ही होगा ऑप्शन में। तो आइए मैं शुरू करता हूँ और देखते हैं। तो दोस्तों मैंने लिखा है जैसे कि क्लास 10 हिंदी और लिखा है मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला आपका है हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो हंस पत्रिका के संपादक आपके ऑप्शन में 4 आएंगे। तो आपको जैसा पढ़ा होगा कि हंस पत्रिका के जो संपादक है या हंस पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है। भाई हंस तो पत्रिका है और पत्रिका के कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद। आपने नाम सुना होगा तो यहाँ हम लिख देंगे प्रेमचंद। तो ये हो जाएगा प्रेमचंद। मैंने लिखा है हंस पत्रिका के संपादक कौन है, प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन में दिया होगा। उसके बाद मैं सेकंड करता हूँ, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। उपन्यासकार की बात कर रहा है तो कई सारे, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया होगा तो मैं इनको लिख रहा हूँ। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हम लिख देंगे भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा मैंने लिख दिया है कि भगवती शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, भगवती चरण वर्मा। मैंने लिख दिया, आपके ऑप्शन में मिलेंगे तो ये हो जाएंगे। उसके बाद आपका है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो इसकी विधा हो जाएगी आत्मकथा। ये हो जाएगी आत्मकथा। और अगर पूछ लेगा कि इसके लेखक कौन है तो नीड़ का निर्माण फिर के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेर जी। फिर उसके बाद शुरू करते हैं, ध्रुव सावनी नाटक के रचनाकार है। ये तो बहुत ही इजी है कि ध्रुव सावनी नाटक के रचनाकार ध्रुव सावनी हो गया, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, एक घूंट हो गया, ये सब चीजें जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ध्रुव सावनी नाटक के कार जो नाटक के रचनाकार हैं वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ये हो जाएगा। उसके बाद अब दिया है रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो मैंने बताया कि आदिकाल का अन्य नाम सिद्ध सामंत काल हो जाएगा, वीर गाथा काल हो जाएगा। इसी तरह आपका हो जाएगा भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दूसरा नाम। और आपका है रीतिकाल, और रीतिकाल का नया नाम क्या हो जाएगा, श्रृंगार काल। तो यहाँ हो जाएगा रीतिकाल का अन्य नया नाम हो जाएगा श्रृंगार काल। तो यहाँ हो जाएगा श्रृंगार काल। ये हो जाएगा रीतिकाल का अन्य नया नाम श्रृंगार काल। उसके बाद पूछ लिया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाएगा 1943। ये हो जाएगा। और इसमें आपका 8 का डिफरेंस रहता है। तो इसी तरह पूछ सकता है कि तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष कितना है। तो वो हो जाएगा भाई क्या है, देखिए मैंने लिखा है प्रकाशन 1943 है, तो द्वितीय क्या होगा 1951। इसी तरह आपका 8 ऐड करके हो जाएंगे। और जो तार सप्तक के प्रकाशक कौन है, प्रकाशक हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेर जी। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, लोकायतन के रचनाकार कौन है। लोकायतन हो गया, लोकायतन के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कई सारे आते हैं। अब इसी पर पूछ लेगा जैसे कि लोकायतन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला है। तो ये भी सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, याद रखिएगा। चिदम्बरा पर इनको 1968 में मिला है। तो आइए हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। रीतिकाल की समयावधि पूछ लिया। समयावधि जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो एग्जाम में आपको मिलना है। तो हम देख लेंगे रीतिकाल की समयावधि क्या है। तो इसकी समयावधि हो जाएगी 1643 से 1843 ईस्वी। ये मैंने लिख दिया। रीतिकाल की जो समयावधि है वो होगी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। उसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास्य। ये हो जाएगा
हाँ, और इसी में पूछ लेगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उसके बाद दिया है कि जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर क्या समानता की जाए अर्थात तुलना की जाए, तो जिस भी अलंकार में तुलना की जाती है वो कौन सा होता है, उपमा अलंकार। तो हम यहाँ लिख देंगे उपमा अलंकार, ये आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, अलंकार। फिर उसके बाद आपका दिया है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, तो 16 दिया होगा, 24 दिया होगा, 11, 13। तो आपको पता होना चाहिए कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्या रहा है, प्रत्येक चरण में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं, 24। तो यहाँ हो जाएगा 24। तो ये दोस्तों आपके इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं कुछ और जो बचे हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, आपने पिछले वाले क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट एमसीक्यूज पर और देखते हैं वो आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कि उसमें 11 तक लिख दिया था, हम यहाँ 12 की बात करेंगे। अब देखेंगे अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग वे होता है जो मीन्स वाक्य के प्रारंभ में जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। जैसे आपका अनुग्रह हो गया, अनुमान हो गया या अधिकार हो गया, चीजें पहले जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो वो उपसर्ग होता है। यहीं पर प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह होता है जो वाक्य के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देता है। जैसे लिखाई हो जाएगा, है ना, लिखाई, पढ़ाई, बनावट, ये सब चीजें आपके हो जाएंगी। अपनापन, ये सब चीजें क्या होती है, वो बाद में जुड़ रहा है। जैसे पन है तो अपना में बाद में पन जोड़ दिया, अपनापन हो गया। आई को बाद में जोड़ेंगे, लिखाई हो जाएगा। वट को बाद में जोड़ेंगे तो बनावट हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा। ऐसे अब इसमें क्या है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग में जो वाक्य के प्रारंभ में जुड़ा है, प्रारंभ में क्या जुड़ा, अन जुड़ा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपको हो जाएगा यहाँ अनु, ये हो जाएगा अनु। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, आपके पेपर में ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, पंचवटी में कौन सा समास है। देखिए समास आपने 4 प्रकार का होता है। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा बहुव्रीहि समास। तो पंचवटी समास में कौन से, जिसमें आपके अंकों के बारे में पता चले। देखिए यहाँ लिखा है पंच में क्या होता है, 5, मतलब यहाँ क्या होगा, 5 वटों का समूह है ना। तो यहाँ 5 वटों में संख्या आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। तो यहाँ हो जाएगा द्विगु समास, ये हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। फिर सूरज का तत्सम पूछ रहा है। अब सूरज का तत्सम क्या होगा, तो दोस्तों सूरज का तत्सम क्या होगा, सूरज का तत्सम हो जाएगा सूर्य, ये हो जाएगा सूर्य। स्वागतम का संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद के मैंने अपने लेक्चर में, अपने यूट्यूब चैनल में आपको लेक्चर बना रखा है। अगर आपको संधि में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है, जरा सी भी डाउट होता है, तो आप हमारा लेक्चर या हमारे चैनल पर जा करके संधियां देख सकते हैं। और उसमें मैंने बहुत ही कायदे से आपको संधि के बारे में बता रखा है। आपको उम्मीद करता हूं कि जरा सा भी डाउट नहीं होगा उस लेक्चर को देखने के बाद। तो देखिए स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका हो जाएगा सु प्लस आगतम, ये हो जाएगा स्वागतम। मैंने उसमें ये भी बता रखा है कि ये स्वागतम आपसे पूछ रहे, इसमें बताइए कौन सी संधि है, तो ये भी इसको देखकर आप बता लोगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो ये स्वागतम हो गया। फिर फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन के, देखिए फलम फलम फलेन फलाय, फलात मतलब पांचवी विभक्त हो जाएगा और वचन क्या है, एक वचन। तो इसकी जो आप विभक्ति है वो हो जाएगा पंचमी और वचन क्या हो जाएगा, एक वचन। तो ये हो जाएगा एक वचन, एक वचन हो गया। तो ये आपका हो गया। फिर इसमें मेरी असफलताएं रचना के लेखक कौन है, ये हो जाएंगे मेरी। दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने बताया है कि फलात में पंचमी विभक्ति और वचन क्या होगा, एक वचन। उसके बाद आते हैं, देखते हैं कि मेरी असफलताएं रचना के लेखक कौन है। मेरी असफलताएं की रचना कौन है, बाबू गुलाब राय, इनको कहा जाता है बाबू गुलाब राय। ये मैंने देखिए मेरी असफलताएं के रचनाकार के जो रचना के लेखक हैं कौन है, बाबू गुलाब राय। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर।
मैंने इनके रचनाओं के ट्रिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बता रखा है, अगर आपको जरूरत होगी तो इसको देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको जितने मैं रचना बताऊंगा सारी आपको समझ में आ जाएगी। फिर है यामा रचना किसकी है। अब यामा से आ सकता है कि किस कवित्री को यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 ईस्वी में, और है किसकी, महादेवी वर्मा जी की। तो ये हो जाएगा यामा रचना किसकी है, महादेवी वर्मा जी। कौन है, महादेवी वर्मा जी, ये हो जाएगी। और इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, देश विदेश में समास है। अब इसमें कौन सा समास है, देखिए समास में क्या पहचान है, जिसमें आपको योजक चिन्ह मिल जाएगा वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो देखिए योजक चिन्ह बीच में क्या है, देखिए माइनस टेन में लगा, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ये जहां कहीं भी मिलेगा वहां पर आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, तो यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मैंने जितने ऑप्शन आपको बता रखे हैं एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपका इंपॉर्टेंट मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज उठाए हैं और इनको पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।